पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एक बीजपत्री भ्रूण का विकास। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। बीज का परिवर्धन एवं फल का निर्माण। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल में बीजांड में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिनमें जो है बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है और बीजांड के बाहर जो बाय इंटेगुमेंट है, एक्सटर्नल इंटेगुमेंट है, बाय अध्यावरण है, ये बाय अध्यावरण सूखकर और बीज का बाय चोल बनाता है तथा अंत अध्यावरण भी परिवर्तित होकर अंतःचोल या टेगमेन का निर्माण करता है। जिस स्थान पर बीजांड बीजांड से जुड़ा होता है वहाँ पर एक स्पॉट अर्थात चिन्ह के समान संरचना दिखाई देती है, जिसे हाइलम या नाविका कहते हैं। ये हाइलम या नाविका के रूप में बीजावरण पर जो है पाया जाता है। परिपक्व बीज गैर एल्बुमेंस और एल्बुमेंस दोनों प्रकार का हो सकता है। जो गैर एल्बुमेंस होता है उस गैर एल्बुमेंस बीज में जो है अवशिष्ट भ्रूणपोष नहीं होता है, क्योंकि भ्रूण के विकास के दौरान यह पूर्णतः जो है उपयुक्त कर लिया जाता है। जैसे चना, मटर, मूंगफली में इनका प्रयोग कर लिया जाता है। फिर है कि फल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फल का निर्माण। तो वास्तव में जो है परिपक्व ओवरे अर्थात परिपक्व अंडाशय को ही हम फल कहते हैं। परिपक्व अंडाशय की जो बाह्य भित्ति होती है, ये बाह्य भित्ति फल भित्ति के रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है। अधिकांश फलों में जो है केवल उनके निर्माण में, फल के बनने में ओवरी ही भाग लेता है, अंडाशय ही भाग लेता है। तो इस प्रकार के फल को हम वास्तविक फल कहते हैं या सत्य फल कहते हैं। जबकि कुछ फलों के निर्माण में अंडाशय अर्थात ओवरी के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे कैलिक्स, करोला, थैलमस, ये सब भी फल के निर्माण में भाग लेते हैं ओवरी के साथ साथ। तो ऐसे फल को कूट फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट कहते हैं या असत्य फल कहते हैं। जैसे एप्पल, सेब जो है
असत्य फल है। फिर जो है पुष्पों में भी परिवर्तन होता है, अर्थात चेंज इन फ्लावर, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पुष्पों में क्या परिवर्तन होता है? चेंजेज इन फ्लावर, पुष्पों में होने वाले परिवर्तन। तो पुष्प के भाग हम लोग पढ़े कि बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, ये पुष्प के मुख्य चक्र होते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद इन पुष्पों में क्या परिवर्तन होता है? तो बाह्यदलपुंज जो है गिर जाते हैं। कुछ पुष्पों में बाह्यदलपुंज जो है चिरलग्न अस्थायी होते हैं। जैसे बैगन देखे होंगे कि बैगन का बाह्यदलपुंज जो है फल बनने के बाद भी उसके साथ जुड़ा होता है। टमाटर का बाह्यदलपुंज भी जुड़ा होता है, नहीं तो अधिकांश में बाह्यदलपुंज गिर जाता है। कैलिक्स में क्या परिवर्तन होता है भाई? कैलिक्स अर्थात दलपुंज जो पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है, रंगीन होता है, चटकीला होता है। डबल फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन या दोहरा निषेचन के पश्चात एक कैलिक्स के साथ साथ करोला भी गिर जाता है, अर्थात दलपुंज भी गिर जाता है। पुमंग जो कि पुष्प का नर जनन अंग है और पीछे पढ़ चुके हैं कि पुंकेसरों के मिलने से पुमंग का निर्माण होता है और इस पुंकेसर का ऊपर का फुला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, जिसमें पराग कण का निर्माण होता है, पराग कण का विकास होता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात ये पुंकेसर भी गिर जाते हैं। फिर पुष्प का सबसे अंतिम चक्र मादा जनन अंग जायांग आता है, जो कि एक या एक से अधिक कार्पेल अंडकों के मिलने से बना होता है। तो जायांग में क्या क्या परिवर्तन होता है? तो जायांग में भी हम लोग 3 भाग पढ़े। सबसे ऊपर जो घुंडी सदृश संरचना होती है, इस घुंडी सदृश संरचना को हम स्टिग्मा अर्थात वर्तिकाग्र कहते हैं, जहाँ पर पॉलिनेशन की क्रिया हुई थी। नहीं तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये वर्तिकाग्र भी गिर जाता है। फिर उसके नीचे जो नलिका सदृश संरचना है, जिसे हम वर्तिका कहते हैं, स्टाइल कहते हैं, तो ये वर्तिका भी जो है गिर जाता है। निषेचन के पश्चात वर्तिका भी गिर जाता है। फिर उसके नीचे आते हैं तो सबसे जो फुला हुआ भाग है, जिसे हम ओवरी कहते हैं, तो ये ओवरी जो है फल में परिवर्तित हो जाता है। अभी हमने पढ़ा कि परिपक्व ओवरी को ही हम फल कहते हैं, तो ओवरी फल में परिवर्तित हो जाता है। फिर जो है इस ओवरी का जो भित्ति है, आवरण है, ये फल भित्ति में परिवर्तित हो जाता है और इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, बीजांड है, ये बीजांड जो है बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो बीजांड में कौन कौन सा परिवर्तन होता है? अर्थात चेंजेज इन ओव्यूल। दूसरा पॉइंट है चेंजेज इन ओव्यूल, बीजांड। तो हम लोग पीछे पढ़े बीजांड में अंदर जो है से ये एम्ब्रियो सैक और ये इंटेगुमेंट, ऐसे इंटेगुमेंट अध्यावरण और ये ऐसे
तो ये जो है शैलेजा है, और पूरा जो है मेरिस्टेमेटिक सेल का बना हुआ है, जिसे हम बीजांडकाय, न्यूसेलस और ये इंटेगुमेंट अध्यावरण और ये एम्ब्रियो सैक, ये माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार, ये बीजांड वृंत जहाँ से जुड़ा हुआ है इसे हम हाइलम, और नीचे डंठल सदृश जो संरचना है इसे बीजांड वृंत या फनकिल, और जहाँ ये अंडाशय से ओवरी से जुड़ा होता है उस उभरे हुए भाग को हम प्लेसेंटा कहते हैं। और यहाँ पर जो है निभाग की ओर जो 3 कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम प्रतिमुख कोशिका और बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिका है, जिसमें एक बड़ी कोशिका है मध्य में जिसे अंडकोशा, दोनों तरफ की सहायक कोशा को सहायक कोशा, और इन तीनों को मिलाकर एग अपरेटस अंड समुच्चय कहते हैं। और बीच में जो है द्विध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्विध्रुवीय कोशिका, चारों तरफ भित्ति के निर्माण होने के बाद द्विध्रुवीय कोशिका का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से इसमें 8 केंद्रक और 7 कोशिका होती है। ऐसा हम लोगों ने पीछे ओव्यूल की संरचना पढ़े। तो इस ओव्यूल की संरचना में क्या परिवर्तन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद? तो बाह्य अध्यावरण जो है, जो इंटेगुमेंट लिखे हैं, ये सूख कर और बाह्य चोल, बीज के बाह्य चोल का निर्माण कर लेता है। अंत अध्यावरण, ये जो अंत अध्यावरण है यह बीज का अंतःचोल अर्थात टेगमेन का निर्माण कर लेता है। बीजांड वृंत नष्ट हो जाता है। बीजांड वृंत ये फनकिल जो है ये नष्ट हो जाता है। लीची में जो है इस फनकिल से एक मांसल उत्तक निकलता है जो बीज को चारों ओर से घेरे रखने का काम करता है, और इसी मांसल संरचना को लीची में हम खाते हैं तो इसे हम एरिल कहते हैं। नहीं तो शेष अन्य में ये बीजांड वृंत भी नष्ट हो जाता है। फिर है बीजांडकाय, न्यूसेलस, फर्टिलाइजेशन के पश्चात ये न्यूसेलस भी जो है समाप्त हो जाता है, और कभी कभी जो है पतली परत के रूप में ये बीजांडकाय भी शेष बचा रहता है, जिसे हम परिभ्रूणपोष कहते हैं। जैसे कुमुदनी में जो है परिभ्रूणपोष पाया जाता है। फिर है कि एम्ब्रियो सैक, तीसरा स्टेप है चेंजेज इन एम्ब्रियो सैक। चेंजेज इन एम्ब्रियो सैक, भ्रूण कोश में क्या परिवर्तन होता है? तो ये जो भ्रूण कोश है इसमें जो ये 3 एंटीपोडल निभाग की ओर की जो 3 कोशिकाएं हैं, ये तीनों कोशिकाएं जो हैं नष्ट हो जाती है। जो डबल फर्टिलाइजेशन के पश्चात अंडकोशा और नर युग्मक के मिलने से जाइगोट बनता है अर्थात युग्मनज बनता है। इस युग्मनज से जो है भ्रूण का विकास होता है, और जो ये त्रिगुणित संरचना भ्रूणपोष बनता है, ये भ्रूणपोष भ्रूण के पोषण में सहायक होता है, तथा ये दोनों सहायक कोशिकाएं जो हैं नष्ट हो जाती हैं। ऐसा जो है भ्रूण कोश में परिवर्तन होता है। फिर आता है कि बीज की जीवन क्षमता, कि बीज में
कितने दिनों तक की क्षमता होती है कि ये बीज अंकुरित होकर नए पौधे को जन्म दे सके। तो ज़्यादातर प्रजातियों में बीज कई वर्षों तक अपनी जीवन क्षमता बनाए रखती है, लेकिन कुछ प्रजातियों में जो है ये बीज कुछ महीनों में ही इनकी जीवन क्षमता जो है समाप्त हो जाती है, जबकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि सैकड़ों वर्षों तक जो है इनमें जीवन क्षमता पाई जाती है, अर्थात सैकड़ों वर्ष के बाद भी इनमें अंकुरण होता है। जैसे ल्यूपाइन एक प्राचीन बीज ल्यूपाइन जो कि आर्कटिक टुंड्रा में दिखाई दिया और खुदाई के दौरान ये प्राप्त हुआ। यह बीज जो है लगभग 10,000 वर्षों की प्रसुप्ति अवस्था के बाद 10,000 वर्ष तक प्रसुप्ति अवस्था में ये बीज पड़ा रहा, और जब खुदाई के बाद जो है आर्कटिक टुंड्रा क्षेत्र में जब ये प्राप्त हुआ तो इनका अंकुरण हुआ, ये पुष्पित हुआ। तो ल्यूपाइन 10,000 वर्षों के बाद भी इनमें जीवन क्षमता पाई गई। ऐसे ही जो है खजूर है, एक पुराने खजूर का बीज जो कि मृत महल की खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ, अर्थात एक ऐसा महल जो कि मृत पड़ चुका था, कबाड़ नुमा था, और जब उस महल की खुदाई हुई तो एक खजूर का बीज प्राप्त हुआ, और यह जो है लगभग 2000 वर्ष पुराना इसकी आयु मापी गई, और यह खजूर भी 2000 वर्ष पुराना होते हुए भी इनमें अंकुरण हुआ। तो इस प्रकार से जो है बीजों की जीवन क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है, कुछ में सैकड़ों वर्षों तक होता है, कुछ में कुछ ही माह में जाकर समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद इस चैप्टर में अंतिम पॉइंट जो है वो एपोमेक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी है। हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम एपोमेक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी को पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का अंतिम पॉइंट होगा।